Hi everyone, I am Shruti Sharma. Welcome you all to my channel CompTuts. This is tutorial number 23 of Income Tax और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं exempted incomes in case of employees. ओके इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि एग्जाम्प्टेड इनकम होता क्या है. देन हमने स्टार्ट किया था एग्जाम्प्टेड इनकम फॉर ऑल एसेसेस एंड 2-3 लेक्चर्स में हमने ये सारा टॉपिक कवर किया था. आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो. एंड स्टिल अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो अपनी क्वेरीज अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं. फाइन. और आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्प्टेड इनकम्स फॉर एम्प्लॉयज. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन. एग्जाम्प्टेड इनकम्स फॉर असेसीज वाले केस में मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयज और इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर जितने भी हमारे सारे असेसीज होते हैं उनकी ये वाली सारी इनकम्स जो होती हैं वो एग्जाम्प्टेड होती हैं. फाइन. आज हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी इनकम्स होती हैं जो एम्प्लॉयज के केस में एग्जाम्प्टेड होती है. तो चलिए समझते हैं इसको. फर्स्ट एग्जाम्प्टेड इनकम आती है फॉर एम्प्लॉयज, दैट इज लीव ट्रेवल कंसेशन टू एन एम्प्लॉय और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सब सेक्शन 5. जो भी एक एम्प्लॉय को लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है या जो भी लीव ट्रेवल अलाउंसेस मिलते हैं एक एम्प्लॉय को, किसके द्वारा? उसके एम्प्लॉयर के द्वारा. ठीक है, यानी जो भी एम्प्लॉय कहीं घूमने फिरने जाता है तो जो उस एम्प्लॉय को LTC यानी लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है एम्प्लॉयर के थ्रू टू ट्रेवल ऑन लीव. यानी कि कोई भी अगर एम्प्लॉय अपनी छुट्टी के दौरान अगर कोई एम्प्लॉय घूमने फिरने जाता है तो जो भी उसका ट्रेवल एक्सपेंस होता है उसके ट्रेवल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए जो उनका एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को क्या देता है? लीव ट्रेवल कंसेशन. तो ये जो भी लीव ट्रेवल कंसेशन या जो भी लीव ट्रेवल अलाउंसेस एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है वो क्या होता है? एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. ठीक है, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, इसका भी कुछ क्लोज होता है, इसमें भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि कितना मिनिमम अमाउंट जो है वो एग्जाम्प्ट होता है और क्या क्या इसकी फर्दर कंडीशंस होती हैं. कि ये सब आप मेन समझोगे इनकम फ्रॉम सैलरीज वाले चैप्टर में. ठीक है, क्योंकि जितना भी अभी हम पढ़ेंगे एग्जाम्प्टेड इनकम्स फॉर एम्प्लॉयज ये सारा बहुत डिटेल में आप इनकम फ्रॉम सैलरीज में भी पढ़ेंगे. तो इन सब की कुछ ना कुछ क्लॉज आएंगे, इन सब की कुछ ना कुछ कंडीशंस भी आएंगी. तो एग्जाम्प्टेड इनकम्स वाले चैप्टर में आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरीज में जब आप ये पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत डिटेल में आएगा, तब ये आपको हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर होता जाएगा. क्लियर. तो अभी फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि जो भी एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर के द्वारा LTC यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है टू ट्रेवल ऑन लीव, कि जो भी कोई एम्प्लॉय अपनी छुट्टी में कहीं घूमने फिरने जाता है तो उसके ट्रेवल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी लीव ट्रेवल कंसेशन देता है दैट इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. फाइन. उसके बाद सेकंड एग्जाम्प्टेड इनकम आती है अलाउंसेस और पर्क्स आउटसाइड इंडिया और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सब सेक्शन 7. पर्क्स का मतलब क्या होता है? जो आपके नॉन कैश बेनिफिट्स होते हैं. तो अगर कोई भी एम्प्लॉय इंडिया से बाहर जाता है अपनी कोई सर्विसेज रेंडर करने के लिए या किसी काम के पर्पज से या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको भेज रही है किसी पर्पज से उसे इंडिया से बाहर, तो वहां पर भी उस एम्प्लॉय को कुछ अलाउंसेस या कुछ पर्क्स दिए जाते हैं, यानी कि कुछ नॉन कैश बेनिफिट्स या कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं. दैट इज ऑल्सो अगेन एग्जाम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स. फाइन. और मैं दोबारा से ये बात बता रही हूँ कि इन सारे पॉइंट्स के जितने भी हम ये पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे 10 पॉइंट्स इन केस ऑफ एम्प्लॉयज, इन सब की कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ना कुछ इनके क्लॉजेज हैं, कुछ ना कुछ इनके क्राइटेरियाज या रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल होती हैं तब जाकर इनकम एग्जाम्प्ट होती है. ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वो आप डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज में. ओके, क्योंकि एग्जाम्प्टेड इनकम वाले चैप्टर में आपको बहुत डिटेल में नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ टू द पॉइंट ही डिस्कस करेंगे. फाइन. देन थर्ड एग्जाम्प्टेड इनकम आती है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेट्युटी और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10. अब ग्रेट्युटी का मतलब क्या होता है? ग्रेट्युटी एक मॉनेटरी बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है जब उस एम्प्लॉय की रिटायरमेंट हो जाती है. तो जो रिटायरमेंट के दौरान या डेथ के दौरान उस एम्प्लॉय को उसने जितना भी उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज दी हैं तो उस पर्सन का जब रिटायरमेंट होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो जो भी उसको ग्रेट्युटी का अमाउंट रिसीव होता है ये भी इनकम टैक्स में एग्जाम्प्ट होता है. मीन्स इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता. ठीक है,
लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन होती है कि वो जो एम्प्लॉय है वो उस सेम ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिन्यूसली वो 5 years अगर वो वर्क कर रहा है तब हम उसको ग्रेट्युटी पे करते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के केस में एप्लीकेबल नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट आता है 4th एग्जाम्प्टेड इनकम, दैट इज कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन, और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A। अब जो कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन है ये होती है कॉम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। जो पेंशन होती है ना ये भी 2 तरीके की होती है, एक होती है आपकी कॉम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन और एक होती है फुल वैल्यू ऑफ पेंशन यानी कि अनकॉम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कॉम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन जो होती है वो फुली एग्जाम्प्टेड होती है, ठीक है। और इसको अगेन आप डिटेल में इनकम फ्रॉम सैलरीज वाले चैप्टर में पढ़ोगे, क्लियर। Then 5th exempted income is encashment of earned leave or leave salary, और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA। अब जो लीव होती है ना ये 2 तरीके की होती है, एक होती है आपकी CL और एक होती है EL, ठीक है। CL होती है कैजुअल लीव और EL होती है अर्नड लीव। तो ये जो आपकी अर्नड लीव होती है इसको प्रिविलेज लीव भी बोला जाता है और इसे पेड लीव भी बोला जाता है, ठीक है। जो आपकी अर्न लीव्स होती हैं इन्हें प्रिविलेज लीव या फिर पेड लीव भी बोला जाता है। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अपना अर्न लीव नहीं लेता है तो वो उस अर्न लीव का जो भी अमाउंट होता है वो उसे इनकैश भी करवा सकता है, और वो इनकैश करवाकर उसे जो भी इनकम रिसीव होगा या जो भी उसका अमाउंट रिसीव होगा दैट इज अगेन ऑल्सो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ठीक है। क्या कहता है ये पॉइंट, क्या लिखा है इसमें, एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव और लीव सैलरी, यानी जो आपकी पेड लीव्स होती हैं या प्रिविलेज लीव होती हैं, यानी आपको कुछ एक साल में जैसे होता है 20 लीव्स ऐसी होती हैं जो अर्न लीव होते हैं कि जिसमें आप एक छुट्टी लोगे तो आपकी सैलरी नहीं डिडक्ट होती, ठीक है। तो सपोज करो एक एम्प्लॉय ने अपनी जितना भी उसको ड्यूरेशन था उसने उसमें अपनी अर्नड लीव नहीं ली है तो वो एम्प्लॉय जो है वो अर्न लीव को एनकैश भी करवा सकता है। तो एनकैश करवाकर उसको जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो इनकम टैक्स में एग्जाम्प्ट होगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर। ये 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए एग्जाम्प्टेड इनकम के इन केस ऑफ एम्प्लॉयज। फर्स्ट है लीव ट्रेवल कंसेशन टू एन एम्प्लॉय, सेकंड है अलाउंसेस और पर्क्स आउटसाइड इंडिया, थर्ड है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेट्युटी, फोर्थ है कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड फिफ्थ वन इज एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव और लीव सैलरी, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 6th वन दैट इज कंपेंसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट, और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B। अब रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है आप सबको पता है कि रिट्रेंचमेंट क्या होता है, आपने बिजनेस में पढ़ा होगा, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, राइट। रिट्रेंचमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंपनीज अपने वर्क फोर्स को रिड्यूस करती है बाय टर्मिनेटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंपनीज अपने वर्क फोर्स को रिड्यूस करती है बाय टर्मिनेटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। अब सपोज करो एक रिटेल कंपनी है और उसके डिफरेंट लोकेशन में बहुत सारे रिटेल स्टोर हैं। सपोज करो उसका A लोकेशन में भी स्टोर है, B लोकेशन में भी उनका स्टोर है, C लोकेशन में भी उनका स्टोर है, D लोकेशन में भी उनका स्टोर है, E लोकेशन में भी उनका स्टोर है, क्लियर। अब इसमें से मान लो उनका जो B लोकेशन वाला स्टोर है और D लोकेशन वाला स्टोर है वो इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा, वो अनप्रॉफिटेबल है, इन दोनों स्टोर्स में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये रिटेल कंपनी क्या करेगी, अपने B और D वाले स्टोर को क्या करेगी, वो बंद कर देती है, क्लियर। यानी कि अब यहाँ पर उन्होंने इस स्टोर को उन्होंने बंद कर दिया। अब जो वर्क फोर्स या जितने भी इस रिटेल स्टोर में एम्प्लॉयज काम करते थे उनका क्या होगा, उनका रिट्रेंचमेंट होगा, ठीक है। रिट्रेंचमेंट का मीन्स कि कंपनी ने क्या करा, जो स्टोर उनके प्रॉफिटेबल नहीं थे वो उन्होंने बंद कर दिए और अपनी वर्क फोर्स को रिड्यूस कर दिया ताकि उनका जो लॉस हो रहा था उसको वो कहीं ना कहीं से कंपेंसेट कर सके, ठीक है। ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में ये डिफरेंस होता है। ले ऑफ में कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को उस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देती है जब नीड नहीं होती या एम्प्लॉय सरप्लस में होते हैं। रिट्रेंचमेंट भी सिमिलर वैसा ही होता है, बट इसमें क्या करती है कंपनी, अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को कट करने के लिए वो अपना वर्क फोर्स जो है वो रिड्यूस कर देती है। और वो कैसे रिड्यूस करती है, बाय टर्मिनेटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज,
क्लियर। तो जब भी रिट्रेंचमेंट होता है, रिट्रेंचमेंट के दौरान उन एम्प्लॉयज को जो भी कंपेंसेशन दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या एम्प्लॉयर के द्वारा, जितना भी उन एम्प्लॉयज ने सर्विसेज दी है वहां पर, तो वो कंपेंसेशन भी एग्जाम्प्ट होता है टैक्स में। क्लियर। देन 7th आता है कंपेंसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई पर्सन अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो अगर कोई पर्सन वॉलंटरी रिटायर हो रहा है तो जो भी उसको कंपेंसेशन मिलेगा ड्यूरिंग हिज रिटायरमेंट, तो ये कंपेंसेशन भी एग्जाम्प्टेड होता है टैक्स से। क्लियर। देन नेक्स्ट आता है पेमेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। अब प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है? पहले वर्ड प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है? प्रोविडेंट का मतलब होता है टू प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर। ठीक है, प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है? टू प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन होता है बोथ फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर साइड। यानी कि जब भी एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है हर महीने, उसकी सैलरी में से कुछ सर्टेन रेट या कुछ प्रोपोर्शनली है जो उसका सैलरी कट करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर करी जाती है, ऐसा ही होता है। और वो जो अमाउंट डिडक्ट किया जाता है वो उसके प्रोविडेंट अकाउंट में या प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और उसी वाले अकाउंट में एम्प्लॉयर भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है। ये जो प्रोविडेंट फंड होता है इसको पेंशन फंड भी बोला जाता है। ये एक तरीके की गवर्नमेंट की स्कीम होती है कि जब फिर पर्सन रिटायर होगा या फिर अगर वो रिजाइन दे रहा है अपने जॉब से, तो जितना भी उसका प्रोविडेंट फंड इकट्ठा होता है ऑर्गेनाइजेशन उसको वो अमाउंट जो है वो दे देती है। ठीक है, सो ये एक तरीके से मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन होता है बोथ फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय साइड। ये गवर्नमेंट की स्कीम होती है, एक तरीके का पेंशन फंड होता है। तो जब भी कोई एम्प्लॉय अपनी सर्विस से रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद वो पर्सन प्रोविडेंट फंड से अपना अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, अब ये जो प्रोविडेंट फंड होते हैं ये भी 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सेकंड वन इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, थर्ड वन इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड फोर्थ वन इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ओके, तो हमारा जो 8th पॉइंट है दैट इज पेमेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? लीगल। तो ये वाला जो प्रोविडेंट फंड होता है इसको गवर्नमेंट या फिर जो आपके सेमी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉय इस प्रोविडेंट फंड से जो भी पेमेंट उसको मिलता है या जो भी वो अमाउंट विड्रॉ करवाता है वो भी एग्जाम्प्ट होता है टैक्स में। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाउस रेंट अलाउंस और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। जो भी एक एम्प्लॉय को HRA मिलता है यानी कि जो भी हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो भी एग्जाम्प्टेड होता है फ्रॉम टैक्स। अगेन इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, इसके भी कुछ क्लॉज होते हैं जो आप इनकम फ्रॉम सैलरीज में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। क्लियर। देन 10th एग्जाम्प्टेड इनकम आती है स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर और इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। कुछ स्पेशल टाइप के एक्सपेंसेस को या कुछ स्पेशल टाइप के खर्चों को मीट करने के लिए एम्प्लॉयज को एक स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी स्पेशल अलाउंस एक एम्प्लॉय को मिलता है अपने एम्प्लॉयर के द्वारा दैट इज अगेन आल्सो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। फाइन, सो दीज आर द मेन 10 exempted incomes for employees. First one is leave travel concession. Second one is allowances or perks outside India. Third is death cum retirement gratuity. Fourth is commutation of pension. इसको हम बोलते हैं commuted value of pension. Fifth one is encashment of earned leave or leave salary. Sixth one is compensation on retrenchment. Seventh one is compensation on voluntary retirement. Eighth one is payment from statutory provident fund. Ninth is house rent allowance and 10th one is special allowances for meeting certain expenditure. फाइन, आई होप जितने भी 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं एग्जाम्प्टेड इनकम्स फॉर एम्प्लॉयज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी इन एनी ऑफ द पॉइंट यू कैन आस्क योर डाउट्स और योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्प्टेड इनकम्स in case of institutions. Okay, so last में students, if this lecture is helpful for all of you then please do share your valuable feedback in the comment section as your feedback really matters me a lot, and also do hit the like button
to subscribe my channel and do share these lectures and my channel with your friends and your classmates too, ताकि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी चैनल जो है वो हेल्पफुल रहे. ओके, एंड लास्ट में स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड.